बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीलॉग में आपसे 3-4 स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आपने लाइव टेलीकास्ट तो कल देखा ही होगा। चीफ़ जस्टिस नए जिन्होंने हल्फ उठाया, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो हेड कर रहे थे, फुल कोर्ट था और उसके बाद फिर लाइव टेलीकास्ट उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से प्रोसीडिंग्स थी, क्योंकि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, उनका ख़्याल ये है कि जो सो मोटो का इख्तियार है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ये जो कानून है, ये अगर उसको रेगुलेट करता है तो ये किस तरह से आइन से मुतसादिम है। और बहुत दफ़ा रिमार्क्स देते हुए और वकला से बात करते हुए और सवाल करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर ये मामला ऐसे ही रहता है जूँ का तूँ जैसे कि पहले था, तो मुझे तो उससे बुनियादी तौर पर फ़ायदा ही है, क्योंकि मेरे इख्तियारात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर ये मामला जो है जूँ का तूँ रहता है। लेकिन अगर इस कानून को मिसाल के तौर पर रास्ता दिया जाता है, जो कि स्टे किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, तो फिर सर्टनली चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी जो पावर, उनकी जो अथॉरिटी, उनका जो इख्तियार है बेंचेस बनाने में सो मोटो के हवाले से और सो मोटो इख्तियार लेने के हवाले से, वो रेगुलेट होगा, वो किसी हद तक कम होगा, वो एक सिस्टम में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नुकसान मेरा ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो उनकी गुफ्तगू या उनके सवालात या उनके रिमार्क्स का खुलासा था। अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं और मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि मुमकिना तौर पे आगे जाके क्या आप देखने वाले हैं। एक तो वकला की तरफ से हमेशा ही चीफ़ जस्टिस का जो सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार है, उसको रेगुलेट करने के हवाले से हमेशा से वकला की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि जी इसको रेगुलेट होना चाहिए। और जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज़म माजी में हमने इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में या साकिब निसार के ज़माने में देखा है, वकला उसको बहुत बड़ी तादाद में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको याद होगा मरहूमा आसमा जहांगीर साहिबा जुडिशल डिक्टेटरशिप की भी बात करती रही हैं, इस तरह की। तो उसकी रेगुलेशन तो होनी चाहिए, उसमें ये नहीं कि किसी भी हद तक चीफ़ जस्टिस जो है वो उस चीज़ को ले जाएं। और इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आपको पता है कि शराब की 2 बोतलों से लेके बहुत सारी चीज़ों, चीनी पे, दीगर मामलात पे सो मोटो नोटिस वगैरह होते रहे। PMLN को ये इशू था कि जी उनके दौर में जब वो हुकूमत में थे तो साकिब निसार चीफ़ जस्टिस थे, तो असखुद नोटिस की इतनी बहुतात थी कि गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो तकरीबन जैम हो गई थी उसकी वजह से, क्योंकि हर मामले में चीफ़ जस्टिस जो है वो गवर्नमेंट को बुला लेते थे असखुद नोटिस लेकर। तो रेगुलेशन तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो रेगुलेशन है उसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्या वो इस तरह से जिस तरह से एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ज़रिए इन्होंने की है हो सकती है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हो सकती है। वो पुरानी डिबेट है जो मैं पिछले वीलॉग्स में करता रहा हूँ, क्योंकि 184(3) का जो इख्तियार है जिसके तहत सो मोटो नोटिस लिया जाता है, वो आइन में दर्ज है और उसके ख़िलाफ़ एक ही रिव्यू हो सकता है और वो रिव्यू भी आइन में दर्ज है। अब उसके ख़िलाफ़ अगर आप मिसाल के तौर पर अपील देना चाहते हैं और अपील में पावर्स आप वसी करना चाहते हैं, तो क्या वो एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हो सकता है या आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। 2/3 अक्सरियत इस वक्त तो पार्लियामेंट है ही नहीं, इस वक्त तो निगरान हुकूमत चल रही है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें आने वाले दिनों में आप बहस होती हुई देखेंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो ये है कि जो इससे पहले चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाया था जिसको खुद हेड कर रहे थे, और उस बेंच ने ये कानून स्टे कर दिया था, यह अभी तक स्टेड है। और उसमें जो 8 लोग थे उसमें उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, मोहम्मद अली मज़हर थे, आयशा मलिक, हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद थे। ये 8 लोगों ने उसको स्टे कर दिया था, वो स्टे अभी तक इंटैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है जजेस की वो 15 है, तो 15 में से 8 को अगर आप निकाल दें तो बाकी बचते हैं 7। तो अब 8 लोगों ने तो इस कानून को ऑलरेडी स्टे किया हुआ है, 7 लोग उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि ये बहुत गुफ्तगू होती रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम है, डिवाइड है, डिवीज़न है। तो अगर बिल्कुल आप इसको सादा तरीके से देखें तो 8 लोगों ने स्टे किया हुआ है, 7 लोग बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो अगर मिसाल के तौर पे उस तकसीम को आप इस तनाजुर में देखें तो ये आपको 8-7 की तकसीम फ़िलहाल नज़र आती है, स्टे की हद तक मैं आपसे बात करूँ। खैर दूसरे लोग तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे।
लेकिन खैर जिन लोगों ने स्टे किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टे के बाद फ़ैसला यही दें कि ये कानून आइन से मुतसादिम है पूरे का पूरा। ये भी हो सकता है कि वो कहीं पूरा मुतसादिम है, ये भी हो सकता है कि वो कहीं चंद शिक मुतसादिम है, ये भी हो सकता है कि वो कहीं कोई शिक भी आइन से मुतसादिम नहीं है। क्योंकि इंटरम रिलीफ जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वही फ़ाइनल रिलीफ हो। फ़ाइनल रिलीफ जो है वो उससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। और ये कई दफ़ा होता है कि स्टे दिया होता है लेकिन उसके बाद जब फाइनल केस कंक्लूड होता है तो स्टे भी खारिज हो जाता है और रिलीफ भी नहीं मिलता उस शख्स को जिसके हक में पहले स्टे दिया होता है, बल्कि ऑपोजिट पार्टी को रिलीफ मिल जाता होता है। लेकिन अपेरेंटली जब स्टे दे देती है कोर्ट तो उसका मतलब ये होता है कि अदालत को ये लगा है कि देयर इज़ अ सीरियस इशू टू बी ट्राइड, यानी कि ये आपको मैं कानून की बात बता रहा हूँ कि एक संजीदा मामला है और उस संजीदा मामला में कुछ सब्सटेंस है, उसमें कोई मवाद है, लिहाजा अदालत उसमें स्टे। 2-3 और चीज़ें हैं लेकिन वो टेक्निकल हो जाएंगी, इस वजह से मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा। तो बहरहाल ये इस हद तक तो एडमिट किया है कोर्ट ने कि ये एक संजीदा इशू है और ये जो स्टे मांगा जा रहा है इसमें मवाद है, सब्सटेंस है, इस कंटेंशन में, इस आर्ग्यूमेंट में, इस दलील में जान है। लिहाजा जब तक ये केस पूरे का फैसला नहीं होता इस कानून को स्टे कर दें। इस हद तक तो 8 जजों का इत्तेफाक है। अगर ये एंड तक कायम रहता है, मिसाल के तौर पर इसी लाइन पर वो चलते हैं, तो फिर 7 लोग जो हैं मिसाल के तौर पे वो अगर दूसरी तरफ भी हैं तो उसके बावजूद कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो और उन समेत 7 लोग जो हैं मिसाल के तौर पे वो अगर ये समझें कि ये कानून आइन से मुतसादिम नहीं है और अगर 8 लोग समझें कि मुतसादिम है तो फिर मौजूदा चीफ जस्टिस और उन 6 लोगों के अलावा, जजेस के अलावा 8 लोगों के दूसरी साइड पर होने से मतलब ये है कि ये कानून फिर भी स्ट्राइक डाउन हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की कोई ज़मानत नहीं है, मैं सिर्फ एक तज्जिया कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो सर्टनली बाकी हर जज जो है उसने अपने तय कानून के तौर पे अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो एडॉप्ट करनी है और फिर एक्सप्रेस करनी है फ़ैसले में। तो ये हो सकता है कि ये मुमकिनात में से है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं उनके इस कानून के हवाले से और चीफ़ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने के हवाले से, और अपेरेंटली लगता है कि वो इस कानून के हक़ में हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर 8 लोग जो हैं मिसाल के तौर पे जज साहिबान जिन्होंने पहले स्टे किया और उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो ये ऐन मुमकिन है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू होने के बावजूद ये कानून स्ट्राइक डाउन हो जाए। ये मुमकिनात में से है। मैं इस व्लॉग में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था पहले इशू पे। आ जाते हैं आगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है और मियां साहब जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी एक तो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल पहली चीज़, दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, तीसरा ये कहा जा रहा है लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करके लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान का सफ़र हेलीकॉप्टर पे तय करेंगे और मीनार पाकिस्तान में शानदार जलसा हो। अब कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मियां नवाज शरीफ को सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि जो 16 महीने की PDM की हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसमें वज़ीर आज़म उनके सगे भाई मियां शहबाज शरीफ थे, जिसमें इकनॉमिक इंडिकेटर्स से लेके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लेके ह्यूमन राइट्स वायलेशन से लेके कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं और इलेक्शंस डिले होने से लेके बहुत सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके क्रेडिट में जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें। तो उस डैमेज को के बाद क्या मियां नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, और जो भी इस्तकबाल होगा उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे तो मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे में क्या कोई रिकॉर्ड गैदरिंग होगी, क्या वैसी गैदरिंग होगी जैसे मियां नवाज शरीफ के पहले जलसों की होती हैं, या चलें जो इमरान खान के जलसे होते रहे हैं मीनार पाकिस्तान में या दीगर शहरों में जब से वो हुकूमत से बाहर निकले और बहुत मकबूलियत उनकी अरूज पे थी और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड जलसे किए और एक तवातर के साथ किए और तमाम बड़े शहरों में किए और बहुत बड़ी गैदरिंग्स, रिकॉर्ड गैदरिंग्स जो है सामने आई। तो क्या जिस तरह अवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन PTI के जलसों में इमरान खान को सुनने के लिए आया था और एक माहौल था कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है या इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए एक वायबल ऑप्शन है, क्या मियां नवाज शरीफ के हवाले से जब वो 3.5 पौने 4 साल बाद वापस आ रहे हैं अपने प्लेटलेट्स के इलाज के बाद और
उस टाइम में उनके भाई वज़ीर आज़म के तौर पे 16 महीने गुजार चुके हैं जिनमें उनकी परफॉर्मेंस डिज़ास्टरस थी, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से वही सेंटिमेंट होगा अवाम का कि मियाँ नवाज शरीफ उनको मिसाइल में से बाहर निकाल सकते हैं? तो उस सेंस में क्या लोग जलसे में उस तरह से जाएंगे, या अगर जाएंगे तो क्या उनका वही सेंटिमेंट होगा? तो सबसे पहला सवाल तो ये है, PMLN के लिए चैलेंज है कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की अब कबूलियत है, तो जब कबूलियत हो जाती है तो मकबूलियत मैनेज भी हो जाती है। अब मकबूलियत मैनेज हो भी सकता है कि एक जलसे में आप क्राउड ले आएँ, ये भी मुमकिन है कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा होना है तो पंजाब के जितने भी अजला हैं 30 से ऊपर, उनसे बसें भर भर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान और टिकट होल्डर्स वहाँ पे पहुँचे जलसे को कामयाब बनाने के लिए। बट द क्वेश्चन रिमेंस कि एक जलसा मीनार पाकिस्तान में करने से क्या मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो अवाम है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, जो मासेस हैं, जो महंगाई से तंग हैं, जिनके लिए चीनी, घी, आटा, चावल इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि उसको अफोर्ड कैसे करना है, जिन्हें पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो चुका है, बिजली गैस जिस तरह से महंगे हो चुके हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ उस एक जलसे से उस अवाम में उस तरह पेनिट्रेट कर सकेंगे, या उसके बाद दीगर जलसों से उस तरह से पेनिट्रेट कर सकेंगे जिस तरह से इमरान खान कर चुके थे अपने बयानिए के ज़रिए? क्योंकि ये बात मानने वाली है कि इमरान खान का बयानिया मासेस में, अवाम में बहुत बड़ी तादाद में पेनिट्रेट कर चुका था। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ वैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो किस बुनियाद पे करेंगे? क्या हवाला देंगे? क्या मतलब कि क्या कहेंगे कि 3.5 पौने 4 साल बाद मैं आया हूँ, तो मैं क्यों पौने 4 साल पाकिस्तान से दूर था? अच्छा मेरे केसेस थे, मैं इस वजह से दूर था। अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी 1 पेज बरकरार नहीं था, फट गया था, मैं इस वजह से दूर था। अच्छा मेरी कबूलियत नहीं थी तो मैं इस वजह से, अच्छा अब मेरी कबूलियत है, अब मेरा पेज सलामत है, अब मैं केसेस को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए वापस आ गया। तो अगर यही बात है तो इसमें अवाम कहाँ पे, अवाम के मसाइल कहाँ पे? यानी कि वो तो फिर मियाँ साहब की अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स है ना। अगर उन्हें सूट करता है तो वो पाकिस्तान में है, जब सूट नहीं करता तो वो पाकिस्तान से बाहर है, और जब सूट नहीं करता वो पाकिस्तान से बाहर है, तो अवाम के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे फिर मियाँ नवाज शरीफ का क्या कंसर्न है? ये वो एक पॉइंट है जिस पे मियाँ नवाज शरीफ को अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा, और वो कैसे लेंगे ये मियाँ नवाज शरीफ को पता होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सेंटिमेंट है, जो लोग इस वक्त इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मौशी तौर पे बदहाली का शिकार हैं, उनको समझाना और उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एतमाद में लेना, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की हुकूमत में एक होने वाले इकोनॉमिक डिज़ास्टर के बाद, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, ये आसान नहीं है। और दूसरी तरफ गो कि इमरान खान जो है वो जेल में है, और बहुत अरसे से, अब 5 अगस्त के बाद से उनकी कोई भी तस्वीर, उनकी वीडियो मीडिया में नहीं आई है, ना सोशल मीडिया में, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, और उनकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है, लोगों ने देखा भी नहीं है उनको। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उसका जो कारकुन है, उसका जो वोटर सपोर्टर है इमरान खान का, वो काफ़ी हद तक PTI के साथ साइलेंटली जुड़ा हुआ है। मतलब कि ग्रास रूट लेवल पे जितना हम सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये चीज़ जो है आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स या सपोर्टर्स या कारकुनान की तरफ से सुनने को मिलती है कि बेशक अभी इमरान खान से हमारा कोई राब्ता नहीं है टेलीविज़न के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन देखें जी वो जेल में है, तो वो क्यों जेल में है? वो तो कुर्बानी दे रहा है, वो तो हमारे लिए जेल काट रहा है। इस तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनसे आपको आम सुनने को मिलेंगी। क्या इस तरह की बात PMLN का वर्कर कहता है मियाँ नवाज शरीफ के वाले से कि हमारी वजह से मियाँ साहब जो है वो जेल में है, या हमारी वजह से मियाँ साहब ने मुल्क बदरी काटी है 3.5 पौने 4 साल? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को कैसे अबूर करेंगे मियाँ नवाज शरीफ, या मियाँ नवाज शरीफ को पता होगा या PMLN को पता होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।